इसमें दे रखा कि मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालना है आपको किसका? फास्फोरस का। वैसे तो अगर एटॉमिक मास देखा जाए फास्फोरस का तो 30 होता है, लेकिन हमें मोलर मास पूछा और कब पूछा है? वेपराइज फॉर्म जब यह वेपर है, ठीक। तो मोलर मास मतलब होता है कि किसी भी एक जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na के बराबर हो जाए, यानी कि एक मोल जो पार्टिकल होगा ना, एक मोल पार्टिकल का जो मास होगा ना, अथवा एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा ना, उसे हम बोलते हैं मोलर मास, ठीक। तो मोलर मास यह होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास नहीं पूछ रहा, मोलर मास पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए हमारे पास प्रेशर दे रखा है कि जिस कंटेनर में, यह मान लीजिए कंटेनर था, ये इसके अंदर का प्रेशर जो था फास्फोरस का वह 0.1 बार था, ठीक। और इसके अंदर का जो वॉल्यूम था, ये जो वॉल्यूम है वह कितना था? वह 34.05 था, ml था, ठीक। तो हमें प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, उसके बाद इसका वेट दे रखा है कि हमारे पास जो गैस है उसका कितना वेट है। तो उसका वेट हमारे पास दे रखा है 0.0625 ग्राम, ठीक। तो यह हमें वेट भी दे रखा है। और उसके बाद हमें एक डाटा और दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है हमें 546 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो हमें इतनी डाटा दे रखी है, ठीक। तो हम इसे आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और हम इसका मोलर मास निकालेंगे। तो 0.1 बार लिखा है, तो पहले बार को हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁵ 1 बार होता है 10⁵ पास्कल के। और पास्कल क्या होता है? पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो अब हमारा जो टोटल प्रेशर होगा, हम इसको SI यूनिट में जब रखेंगे तो वो बार को हटाएंगे और उसके जगह पर 10⁵ लिख देंगे। तो 0.1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁵। अब यह होगा पास्कल में, SI यूनिट में होगा, ठीक। यह ml में लिखा है, तो ml को सबसे पहले हम मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। तो ml क्या होता है? ml जो होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ठीक। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻² क्यूब है, तो यह हो जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब। तो ml को क्या लिख सकते हैं? 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक। तो अब यहाँ पर हम ml को हटाएंगे और उसके जगह पर इतना लिखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, ठीक। तो इसको हटाएंगे और पीछे वाला जो लिखा था 0.5 10⁻6 यह हो गया मीटर क्यूब, ठीक। उसके बाद यह 0.06, तो मोल क्या होता है? जो हमारा पार्टिकल अथवा जो भी मॉलिक्यूल है, अथवा जो हमारे पास जो एलिमेंट दे रखा है उसका ग्राम में भार, वेट ऑफ पार्टिकल इन ग्राम। तो यह वेट ऑफ पार्टिकल इन ग्राम होता है, ठीक। और उसके बाद डिवाइड में होता है मॉलिक्यूलर वेट, मोलर वेट, ठीक। तो यह ग्राम में ही होता है, तो यह ग्राम में दे रखा है, तो इसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ठीक। तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक। उसके बाद आगे हमें दे रखा है 546 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यह जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो गैस बना है वेपर, वो 546 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना। तो डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में चेंज कर लेते, तो 546 प्लस 273 ऐड कर देंगे तो यह डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 1 और 5 to 7 8, यह हो जाएगा 819 केल्विन, ठीक। तो इतना केल्विन हो गया। तो हमारे पास अब प्रेशर आ गया, तो 0.1 10⁵ है, इसको क्या लिख सकते हैं?
इसको हटाएं तो 0.1, तो इसको क्या लिखते हैं 10⁴। ठीक, तो अब यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे PV = nRT। ठीक, तो अब P के जगह कितना होगा 10⁴, V के जगह कितना होगा, V हमारा ये वाला है, तो V के जगह हो जाएगा 34.05 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू, हमें n की वैल्यू हमें नहीं पता है। n की वैल्यू क्या होता है, जो ग्राम में जो वेट दे रखा है तो उसको ग्राम में लिखते हैं, तो 0.0625 डिवाइडेड बाई मोलर वेट, तो हो गया मोलर वेट। मोलर वेट को हम फास्फोरस है, फास्फोरस का वेपर बनाना, तो फास्फोरस का जो वेपर बना उसका मोलर वेट हम कैपिटल M ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास R की वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू जो होता है यह गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ठीक, तो 8.3 है, तो 8.3 R की जगह 8.3 रखेंगे, तो इसको अब हम हटा देते हैं पीछे से। ठीक, तो यहाँ पर R की वैल्यू कितना हो जाएगा 8.3। ठीक, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 819 केल्विन। ठीक, तो अब पूरे को जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी, और m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू 1247.7 के आसपास आएगा, तो m की वैल्यू कितना आ गया 1248, m की वैल्यू हमारे पास आएगी 1248, यह हो जाएगा हमारा मोल पर ग्राम। ठीक, तो हमारा यह आ गया मोलर वेट। तो वैसे भी मोल क्या होता है, मोल क्या होता है नंबर ऑफ, जो ग्राम में वेट दे रखा है, और जो हमारा मोलर वेट है, तो यम का अगर यूनिट देखें तो यम की यूनिट निकालना है, तो यम का यूनिट निकालेंगे तो ग्राम पर मोल होगा, सॉरी यह ग्राम पर मोल होगा, ग्राम पर मोल, क्योंकि यम का मोलर मास है ना, तो मोलर मास को इधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो यम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ग्राम, और यन क्या होता है मोल, और यह क्या है ग्राम, तो ये मोलर मास की यूनिट क्या होगी ग्राम पर मोल, तो यह हो गया ग्राम पर मोल, MOLE। ठीक, तो हमारा आंसर यह हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर चूँकि फास्फोरस के जो वेपर बनेगा ना, तो फास्फोरस का अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसका जो मोलर एटॉमिक वेट होता है वो 30 होता है, और जब P4 के फॉर्म में रहता है तो कितना हो गया 120 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 में तो 120 हो गया। लेकिन यह इतना भी नहीं है, यानी कि जब यह वेपर बन रहा होगा ना, तो बहुत सारा P4 वाला एटम अथवा या बहुत सारे लोग आपस में ज्वाइंट हुए होंगे, काफ़ी जैसे वाटर का बहुत सारे पार्टिकल जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो बूंद बनता है, तो ऐसे ही भी ये भी ओस की तरह ये भी क्या होंगे आपस में अटैच हो गए होंगे, इस वजह से इनका मोलर वेट क्या हो गया बढ़ गया, तो इसलिए हमें इतनी वैल्यू मिल रही है। ठीक, तो यह था, तो मोलर वेट हमारा जो आएगा इतना आएगा, और इसको कैसे करेंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। ठीक, तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।